मनुस्मृति चुपके से लागू हो जाती थी। जहां हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, लोग सुन समझ नहीं पाते थे। आज एक गलती कहीं मनुवादी करता है तो खबर बन जाती है। समाज में बदलाव निश्चित रूप से आया है। मोदी मतलब सबसे बड़का झूठा नेता, झूठों का सरदार, दैट इज अ मोदी। ओबीसी के नाम पे झांसाराम है मोदी जी। असल में नाम के ओबीसी हैं, लेकिन काम के वो मनुवादी हैं। अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दे तो एक झटके में देश की राजनीति बदल जाएगी। लक्ष्मण यादव बहुजन की आवाज है, लक्ष्मण यादव ओबीसी की आवाज है, इसी कारण उनको भुगतना पड़ा है। मेरे साथ सरदार सेना के प्रमुख आर.एस. पटेल साहब हैं। सोशल बहुजन आंदोलन, सोशल आंदोलन, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीबों की लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या लगता है कितना बदला है समाज और कितना एकजुट हुआ है समाज? सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबको, नेशनल दस्तक के साथियों, समर्थकों, फॉलोअर्स और खुद शंभू सिंह साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि आज जो भी बदलाव है यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आपने लोगों को ताकत दी, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। नहीं तो हमारा काम है, हम पत्रकार हैं, हम तो पत्रकारिता ही करेंगे। पहले टेलीविजन में थे, अब सोशल मीडिया पर है। समाज कितना बदला है? निश्चित रूप से बदलाव आया है और पिछले 15 सालों में अगर हम देखें, 15 क्या 10 सालों में, तो जो मनुवादी अपनी मनमानी किया करते थे, जहां मनुस्मृति चुपके से लागू हो जाती थी, जहां हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, लोग सुन समझ नहीं पाते थे। आज एक गलती कहीं मनुवादी करता है तो खबर बन जाती है। कम से कम हमारे सोशल मीडिया के ताकत के कारण, सोशल मीडिया के कारण ये बदलाव आया है। आप जैसों के कारण ये बदलाव आया है। समाज में बदलाव निश्चित रूप से आया है। मैं बाबा साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं उन सभी महापुरुषों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिनके कारण आज वास्तविक रूप से सामाजिक क्रांति की अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पार्टी कोई भी हो, बगैर बहुजनों के काम नहीं चलेगा। अभी कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाया तो डिप्टी सीएम दलित, अभी बीजेपी फंसी हुई है, दलित, पिछड़े, आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चेंज देख रहे हैं। मैं इस पर थोड़ा सा आपका नजरिया चेंज करके ले चल रहा हूं। बिहार में अभी हाल ही के दिनों में जातीय गणना का पूरा सर्वेक्षण सामने आया और एक एक गांव, एक एक आदमी का रिपोर्ट सामने आ गया। उस रिपोर्ट के माध्यम से पूरे देश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दुनिया की कोई पार्टी अगर देश में हमारे काम करना चाहती है तो अब इस देश के 90% आबादी को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जातीय गणना के आंकड़े से और आंदोलन तेज हो गया। बिल्कुल तेज हो गया। उसका क्रेडिट किसको देंगे? नीतीश कुमार। हाँ, निश्चित रूप से नीतीश कुमार को देंगे। आजाद भारत में पहला ऐसा शख्सियत जिन्होंने पहली बार जातीय गणना का, स्टेट का रिपोर्ट इस देश में सामने लाया। पहला ऐसा राज्य, पहला ऐसा नेता जिन्होंने 75% आरक्षण लागू किया। उन्होंने बताया कि 63% से ज्यादा ओबीसी रहता है बिहार में। ये नीतीश कुमार जी ने अपने स्टेट का डाटा सर्वे देश के सामने रखा। एससी और एसटी का भी बढ़ाया है। बिल्कुल बढ़ाया। क्या ये 2024 में चुनावी मुद्दा होगा? असल में 2024 में मुख्य मुद्दा ही यही है। आज देश के सबसे बड़बोले नेता, गूगल में डालने पर पता लगता है मोदी मतलब सबसे बड़का झूठा नेता, झूठों का सरदार, दैट इज अ मोदी। ये गूगल बता रहा है, ये हमारी अपनी तथ्य नहीं है। आज मोदी जी को नीतीश कुमार जी के इस काम के कारण यह कहना पड़ता है कि हमारे नजर में तो केवल 4 जाति है, महिला है, युवा है, वृद्ध है और गरीब है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, बनारस के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूं, पहले ही वो व्यक्ति आप हैं जो 2014 के चुनाव के समय गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि मैं तो बनिया हूं जी, मैं तो घाची हूं, मैं तेली हूं। जाति किसने बताया? इस देश में मैं पिछड़ा हूं कहा था। ना, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तेली हूं, मैं बनिया हूं जी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ओबीसी जाति से हूं, इसीलिए कांग्रेस के लोग मेरे जाति पर मुझे ताना मारते हैं। मैं पहला
उन्होंने इस बात को बहुत तेजी से इस देश में कहा कि मैं ओबीसी हूं। अरे नरेंद्र मोदी जी, मैं ठीक उनसे भी पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, नेशनल दस्तक के साथियों के माध्यम से, यह सवाल है कि आज कहते हैं कि महिला, युवा और गरीब उनके नजर में जाती हैं, लेकिन इस देश में वोट आपने ओबीसी के नाम पे मांगा, इस देश में आपने वोट बनिया के नाम पे मांगा, दलित के नाम पे मांगा, ओबीसी के नाम पे मांगा, और आपने कहा कि मैं तेली हूं। और आज आप कहते हैं, तो सच में बताऊं तो इनसे बड़ा झूठा भारत में कोई नहीं मिलेगा। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन तो दे रहे हैं। देखिए ना, अभी बात हो रही है कि दलित पिछड़ा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस डिप्टी सीएम बनाने पर रुक जा रही है। ये नीतीश कुमार जी के जातीय आंकड़ा आने के बाद यह मोदी और कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस, इन सबको यह समझ में आ गया कि बिना बहुजन के इन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है। राजनीति पलट दी है नीतीश कुमार ने। निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार मंडल 2 है, नीतीश कुमार बहुजन 2 है, नीतीश कुमार अंबेडकर, फूले, पेरियार और साहू जी की धारा को इस देश में स्थापित करने वाले पहले नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। क्या लगता है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाएगा इंडिया गठबंधन उनको? अब इंडिया गठबंधन की मजबूरी भी है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दे तो एक झटके में देश की राजनीति बदल जाएगी, एक झटके में। लेकिन अखिलेश उनके साथ है, हेमंत सोरेन साथ है, ममता जी से भी अच्छी ट्यूनिंग है, अरविंद से भी अच्छी ट्यूनिंग है। क्या कांग्रेस कर पाएगी? अब 3 राज्य हारने के बाद दबाव में है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को उसके गलतियों का खामियाजा उसको मिल चुका है। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता तो 3 राज्यों में ये नतीजे ना आते, जिस तरह से अखिलेश जी के आपने ठीक कहा, कांग्रेस हारी है, इंडिया गठबंधन नहीं हारा ना। चाहे वो 36 इंडिया गठबंधन की रैली रद्द कर दी गई मध्य प्रदेश में, पहली रैली होने वाली थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों का दुष्परिणाम कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा होता तो मोदी को औंधे मुंह गिरना पड़ता। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है मोदी असली ओबीसी हैं, नीतीश कुमार नहीं टिक पाएंगे। हाँ, क्योंकि ओबीसी के नाम पे झांसाराम है मोदी जी। और टीवी और अखबार, किस टीवी अखबार की बात करते हैं शंभू भाई आप? वही टीवी अखबार की बात जिसमें 100% में 99 बल्कि 100% मनुवादी मीडिया है वो तो। और आप जिस ओबीसी मोदी जी की बात करते हैं, असल में नाम के ओबीसी हैं लेकिन काम के वो मनुवादी हैं। सन 2000 के पहले वही मोदी जी जनरल कैटेगरी वाले थे ना, वही मोदी जी सवर्ण कैटेगरी वाले थे ना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 27 ओबीसी का मंत्री बनाया, नीतीश जी भी अभी उनके साथ गठबंधन में थे, सबसे ज्यादा ओबीसी का केयर वही कर रहे हैं। 27 ओबीसी मंत्री बनाया होगा, लेकिन मंत्रियों को उनका पावर नहीं दिया। वो जो भी मंत्री हैं उनको एक ट्रांसफर की औकात नहीं है वो 27 ओबीसी मंत्रियों की। और इन्हीं के टेन्योर में नीट का आरक्षण खत्म किया, इन्हीं के ओबीसी की अगर ये ओबीसी होते तो ओबीसी का आरक्षण कैसे नीट में खत्म करता? वो तो देश की दबाव थी, देश के लोगों का दबाव था कि उनको पुनः लागू करना पड़ा। और सच बताऊं, नीतीश कुमार सिर्फ ओबीसी नहीं है, नीतीश कुमार बहुजन के वास्तविक नेता हैं। पहले ऐसे नेता हैं जो एससी का भी आरक्षण उन्होंने बढ़ाया, एसटी का भी उन्होंने आरक्षण बढ़ाया, और वो उन्होंने 10% सवर्णों का भी आरक्षण कायम रखा है। असल में नीतीश कुमार के जाति जनगणना के आंकड़े को अगर आप उठा के देखेंगे तो ब्राह्मण, बनिया और भूमिहार की टोटल आबादी अगर आप उठा के देखेंगे तो 10% से कम है। 10% है? हाँ, 10% है। उसमें अशरफ मुसलमान मिला के 15% करीब हो जाता है आंकड़ा। जिनको सवर्ण कहते हैं वो सवर्ण की आबादी केवल 10% है, और 10% सवर्ण आरक्षण उन्होंने ले लिया है, बचा पूरे बहुजन का है वो। अब पटेल साहब, आप तो देश भर में घूमते रहते हैं, धरातल पर कितना बहुजन समाज एकजुट हुआ है? नीतीश कुमार की नीतियों का अगर पालन देश में हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं वही 10% वोट इस बार लोकसभा में भाजपा को पड़ने वाला है। अब एक नया घटना है, देखिए ओबीसी की राजनीति हो रही है,
एक लक्ष्मण यादव हैं, वो प्रोफेसर थे, 14 सालों से एडहॉक पर पढ़ाते थे। जब परमानेंट करने की बारी आई तो उनको निकाल दिया। मतलब 14 साल से वो ठीक पढ़ा रहे थे, जब नौकरी देने की बारी आई तो निकाल दिया गया। यह देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी या देश के 90% बहुजन समाज को यह समझना पड़ेगा कि लक्ष्मण यादव उदाहरण है। इसके पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि जब जब परमानेंट की बारी आती है तो अकारण आपको निकाल कर फेंक दिया जाता है। हां, लक्ष्मण यादव हमारे भाई हैं, लक्ष्मण यादव बहुजन की आवाज है, लक्ष्मण यादव ओबीसी की आवाज है, इसी कारण उनको भुगतना पड़ा है। अगर वो मनुवादियों के गुलाम होते तो शायद नहीं निकाले जाते। समाज को कैसे रिस्पॉन्ड करना होगा? हम सबको मिलकर रिस्पॉन्ड करना होगा और हम लोग कर रहे हैं। तमाम आंदोलन हम लोगों ने किया, जेल यात्राएं किया, जेल जाना पड़ा, तब तो हम लोग झुके नहीं। मेरे ऊपर एनएसए लगाया, राष्ट्रद्रोह लगाया, तब तो झुके नहीं। अब कहां से झुक जाएंगे? लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। तो सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को एकजुट कर दिया है। जब भी अब वो जमाना गया जब आप किसी को साथ अत्याचार करके, किसी की हकमारी करके बच जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद और महीन हुआ है। अब जातिवाद गांव से निकलकर शहरों में पहुंच गया है और पावर सेंटर्स पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और किसान कम्युनिटी से हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चों को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में मौका न मिले। राजनीति में जहां भागीदारी बढ़ रही है, वहीं बीजेपी के राज में और जगह नौकरियों में जो आम पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो दिख रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पर जो डाइवर्सिटी, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में लक्ष्मण यादव एक सबूत हैं। सोचिए, जो लोग 14 साल से जो शख्स पढ़ा रहा था, उसको जब पक्की नौकरी देने की बारी आई तो निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी गलती थी कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब ने अगर नहीं बोला होता, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल, पेरियार, ललई सिंह यादव, इन लोगों ने नहीं बोला होता, मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन, करुणानिधि, तो हमारी क्या स्थिति होती। बहुजन समाज को आर एस पटेल ने भी बहुत तकलीफें झेल रहे हैं बोलने की वजह से। क्या लगता है, हम लोग को बोलते रहना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए? नहीं बोलेंगे तो पीढ़ियां मारी जाएंगी। बोलने से हो सकता है केवल हम मारी जाएं और हमारी पीढ़ियां आबाद हो जाएं। ये बड़ी बात आपने कह दी। नहीं बोलेंगे तो पीढ़ियां मारी जाएगी, हमारे समेत। हाँ। और अगर बोलेंगे तो हम मारे जाएं, पीढ़ियां आजाद। हो सकता है कि हम मारे जाएं, लेकिन जिस दिन हमारी ताकत बढ़ जाएगी मजबूती से, न हम मारे जाएंगे न पीढ़ियां मारी जाएंगी। तो ये बड़ी बात कही आर एस पटेल साहब ने कि अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको मुश्किलें झेलनी पड़े, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें, आपकी पीढ़ियां इस गुलामी की जंजीर से, जातिवाद, मनुवाद से आज़ाद हो जाएंगे। बड़ी बात है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया आर एस पटेल साहब, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो युवा बहुजन नेता हैं उनसे आपको सीधे रूबरू कराया जाए। आप कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।